दोस्तों, कहानी के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर करें। अभिमन्यु कमरे में आते ही नव्या को पीछे से गले लगा। तो क्या सोच रही है मेरी शेरनी? नव्या कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कमरा देख रही थी। अभिमन्यु कहता है, तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही होगी ना? नव्या, मुझे माफ़ कर दो। नव्या कहती है, माफ़ी किस बात की? अभिमन्यु कहता है, अगर हमारी शादी होती तो तुम्हारी फैमिली खुशी से मेरे साथ तुम्हें विदा करती, लेकिन मेरे समझौते की वजह से तुम उन लोगों का दिल दुखाकर मेरे साथ आई हो। लेकिन मेरा बचपन जिस माहौल में गुजरा है नव्या, उससे शादी शब्द से ही नफ़रत हो गई है। डर लगता है कहीं शादी कर मैंने तुमसे झगड़ा कर तलाक ले लिया तो मेरी माँ की तरह तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नव्या सीधे हो अभिमन्यु को गले लगा। आपने कुछ गलत नहीं किया तो माफ़ी किस बात की? और मेरे घर वाले जब तुम्हें समझ लेंगे तो मेरे फैसले पर फ़ख्र करेंगे। और आपके माँ पापा को बस एक दूसरे के लिए खिंचाव था जो एक समय पे ख़त्म हो गया। और हम तो एक दूसरे को दिल दिमाग ही नहीं रूह से भी उतरेंगे रूह में भी उतरेंगे, जिससे प्यार बढ़ेगा ना कि कम। आपको जिस माँ ने जन्म दिया वो आपसे मन नहीं जोड़ पाई, इसीलिए छोड़ कर चली गई। लेकिन जो माँ आपकी यशोदा बन बस आपकी राह देख रही, अपनी आँखों में ममता लिए, उसे भी देखिए कभी अभिमन्यु, सब कमी भर जाएगी। अभिमन्यु कहता है, तुमसे मना किया ना, हम इन लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। नव्या कान पकड़कर सॉरी कहती है तो अभिमन्यु उसे बाहों में लेते हुए शरारत से, मेरी शेरनी, आपका क्या प्लान है इस रात का जब हम पहली बार साथ हैं? नव्या बाहों के घेरे से निकल उसे धक्का देते हुए बेड पे बैठकर उसके हाथ में दूध का गिलास पकड़ा। मेरे शेर, अच्छे से दूध पीकर सो जाइए बस। अभिमन्यु मुँह बनाकर, ये शेर कब दूध पीता है? वो तो नॉन वेज खाता है। तो नव्या उसे ज़बरदस्ती दूध पिला, क्योंकि आजकल मेरे शेर के व्रत हैं, तो दूध से काम चलाओ। फिर उसे लिटा, खुद भी उसके पास लेटकर, गुड नाइट मेरे शेर, सो जाइए। और दोनों चिपक कर सो जाते हैं। अगली सुबह नहाकर नव्या हॉल में आती है तो सुनैना जी मंदिर में पूजा कर रही होती हैं, तो वो भी जाकर उनके पास बैठ जाती है। सुनैना जी मुस्कुराकर उसे दीपक जलाने को कहती हैं तो नव्या कहती है, जिस दिन आपकी बहू बनूंगी तब सब करूंगी, अभी तो बेटी हूँ ना। सुनैना जी हंसकर साथ में पूजा करती हैं। दोनों किचन में जाती हैं तो सुनैना जी नाश्ता बनाती हैं। नव्या पूछती है, वो सब काम खुद कहती है? तो सुनैना जी कहती हैं, अभिमन्यु के पापा जी मेरे हाथ का खाना पसंद अभिमन्यु के पापा जी को मेरे हाथ का खाना पसंद है, और 2 लोग ही तो हैं, खाना खुद बनाती हूँ, बाकी सारा काम आई देखती हैं जो आने वाली होंगी, वही जिन्होंने अभिमन्यु को बचपन में संभाला था। फिर दोनों नाश्ता बनाती हैं और नव्या चाय बना कमरे में जाकर अभिमन्यु को उठाती है तो वो गुड मॉर्निंग शेरनी कहता है, यार तुम्हें ये चाय के साथ देख तुमसे पत्नी वाली फील आ रही है। नव्या कहती है, मैंने तो कल से ही खुद को आपकी पत्नी मान लिया है, बाकी देखते हैं आप कब तक पति बनते हैं। अभिमन्यु कहता है, अगर ऐसे ही रोज़ चाय मिली तो जल्दी ही पति बन जाऊंगा। नव्या कहती है, आप देखते जाइए, मैं आपको प्यार के इतने रूप दिखाऊंगी कि आप जल्दी ही मुझसे शादी कर पत्नी बना लेंगे। अभिमन्यु नव्या के करीब आ रोमांटिक मूड में, दिखाइए जना रूप, हम तो देखने के मूड में हैं। नव्या उसे पीछे ढकेल कमरे से जाते हुए नाश्ते के लिए नीचे आने को कहकर भाग जाती है और अभिमन्यु हंसते हुए बाथरूम में चला जाता है। अभिमन्यु तैयार होकर नीचे आता है तो नव्या को राघवेंद्र जी और सुनैना जी के साथ हंसते हुए बात करते देख गुस्से में नव्या से कहता है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम आ रही हो कि नहीं? कहते हुए पास से निकलते हुए टकरा जाता है और वो गिरने से बचते हुए देखा कि वो उसकी आई है, जो इतने बुढ़ापे में भी उसे कितनी ममता से देख रही है। वो उनके गले लग, आप इतनी उम्र में भी यहाँ काम कर रही हैं? आई उसके चेहरे को सहलाते हुए
थोड़ा बहुत काम करने के बहाने बस रोज़ दिन काटने के लिए बहू रानी के पास आती हूँ। वो न करावे ज़्यादा काम। कितने दिन बाद देखा है तुझे। क्यों छोड़ गया था घर? अभिमन्यु कहता है, छोड़ तो दिया था, लेकिन नव्या को पास आने का इशारा कर बुला। इसके कहने पर आना ही पड़ा। ये नव्या मेरी छोटी बहू रानी है ना, बहुत सुंदर है और प्यारी भी। आते ही तुमको घर ले आई। नव्या उनके पैर छूती है और वो उसे ढेर सारा आशीष देती हैं। और फिर अभिमन्यु और नव्या खाना ले ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब सुनैना जी और राघवेंद्र जी नव्या को बेटी मान खूब बात करते और अभिमन्यु इनको देख थोड़ा चिढ़ता रहता, लेकिन पास ना आता। अभिमन्यु नव्या की मस्ती से ही आगे बढ़ना अभिमन्यु नव्या की मर्जी से ही आगे बढ़ना चाहता है, तो नव्या भी झिझक रही थी। सो अभी नव्या अभिमन्यु के बीच जरूरी कुछ दूरियां थी। एक रात अभिमन्यु और नव्या अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। अभिमन्यु कहता है, नव्या तुम खुश तो हो ना? नव्या चांद को देखते हुए, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अभिमन्यु नव्या को देखते हुए, तो आगे का क्या सोचा है? नव्या अभिमन्यु की बात समझकर भी अनजान बन, क्या सोचना है? अभिमन्यु कहता है, अरे मतलब मुझे कब एक किस मिलेगी, वो भी लंबी वाली। नव्या कुछ कहती, इससे पहले ठंडी हवा बारिश की फुहारों में बदल गई और नव्या बारिश देख बाहर बगीचे की तरफ भाग गई, क्योंकि उसे बारिश पसंद है। अभिमन्यु कहता है, जब प्यार में बढ़ने की बात करता हूँ तभी भाग जाती है। देखता हूँ कहीं बारिश में भीग कर बीमार ना पड़ जाए। अभिमन्यु भी बगीचे की तरफ आ जाता है, जहाँ नव्या मस्त बारिश में डांस कर रही थी। उसे इतना खुश देख पहले उसका मन ना हुआ नव्या को रोकने का, लेकिन फिर बीमार ना हो जाए सोच उसके पास पहुँच उसे अंदर चलने को बोलता है, लेकिन नव्या मना कर उसे भी अपने साथ डांस करवाने लगती है। दोनों डांस करते हैं, फिर थक कर कमरे में आते हैं। अभिमन्यु नव्या को जल्दी से कपड़े बदलने को बोलता है। अचानक गीले होने की वजह से कमरे में फर्श पर पानी हो जाता है और नव्या बाथरूम में जाने के लिए कदम बढ़ाती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अभिमन्यु उसे आकर पकड़ता है। वो भी भीगा हुआ था तो संभल नहीं पाया और नव्या को लिए नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। नीचे अभिमन्यु, ऊपर नव्या, दोनों की धड़कनें बेतहासा भागती हुई। कुछ देर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर होश में आने पर अभिमन्यु संभल कर नव्या को उठाता है, फिर खुद भी खड़ा होता है, लेकिन अब नव्या की झुकी नजरें अभिमन्यु को बेचैन कर रही थी और वो नव्या के बहुत करीब आ उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, क्या आज मैं अपनी शेरनी की उतने करीब आ सकता हूँ जितना कोई ना आया हो? अभिमन्यु की फुसफुसाहट नव्या को गुदगुदी कर रही थी। उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही थी। उसका भी मन हो रहा था कि आज वो अभिमन्यु को रूह में उतार ले। सोचती ही शर्मा कर वो जाने लगती है, तो अभिमन्यु, आज तुम पर जो हया का रंग चढ़ा वो पहले नहीं देखा। लगता है मेरी शेरनी आज अटैक के मोड में है। अभिमन्यु की बात से नव्या हंसकर उसके सीने पर सिर टिका देती है। अभिमन्यु उसके चेहरे को अपने हाथों में भर ऊपर कहता है, तो नव्या की बंद आंखें, उसके गुलाबी होंठ जो कुछ काँप रहे थे और अभिमन्यु से रहा ना गया। उसने नव्या के काँपते होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। अभिमन्यु ने नव्या को अपने और करीब कर लिया। नव्या भी अभिमन्यु के आगोश में आ गई। कुछ देर में अभिमन्यु को भीगे होने का याद आया, तो वो अलग हुआ तो देखा उसकी शेरनी ने शर्म से अभी भी नजरें झुका रखी है। उसे बाहों में उठा बाथरूम में जाता है और नव्या के गर्दन पर होंठ रख कर कहता है, आज मुझे प्यार का हक है। नव्या अपनी नज़र उठाकर हाँ में सिर हिला देती है और अभिमन्यु अब गर्म पानी के शावर को ऑन कर नव्या के होंठों पर फिर से अपने होंठ रख किस करने लगता है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में समाते चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं और अभिमन्यु नव्या को बेड पे बैठकर किचन में चाय बनाने जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बारिश में भीगने से नव्या की तबीयत न खराब हो जाए। उधर नव्या अभी भी अभिमन्यु के एहसास में थी।
वो मुस्कुराते हुए खुद को कंबल में छुपा लेती है। कुछ देर में अभिमन्यु 2 कप चाय लेकर आता है। दोनों चाय पीते हुए आंखों ही आंखों में बात कर रहे होते हैं। चाय ख़त्म कर अभिमन्यु लाइट ऑफ कर बेड पे लेट जाता है और नव्या उसके पास आती है और दोनों कंबल में एक बार फिर एक दूसरे के हो जाते हैं। अगली सुबह अभिमन्यु के हाथ की चाय और प्यार की गर्माहट ने नव्या को बीमार ना होने दिया। समय से उठ दोनों ऑफिस भी चले जाते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दिन गुजर रहे थे। अभी भी अभिमन्यु सुनैना जी और राघवेंद्र जी से बात नहीं करता था, लेकिन उसे ये पता था कि वो लोग नव्या से बहुत घुल मिल गए हैं। नव्या का दिन ऑफिस और शाम को सुनैना जी और राघवेंद्र जी से गप्पे मारते हुए और रात अभिमन्यु की बाहों के घेरे में बीतती। कुछ महीने बाद एक दिन सुबह से ही नव्या को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसे उल्टियाँ हो रही थी और थकान भी लग रही थी। अभिमन्यु ऑफिस न आने की बोल, उसे घर पर आराम करने का बोल ऑफिस निकल जाता है। शाम में अभिमन्यु आने पे देखता है कि सुनैना जिसके कमरे में है, जो नव्या को सूप पिला रही हैं। अभिमन्यु की आते ही वो सूप वहीं रख कर चली जाती हैं और अभिमन्यु बेड पे बैठते हुए नव्या से तबीयत का पूछता है तो वो उसे एक प्यारा सा छोटा बॉक्स देकर खोलने को कहती है। अभिमन्यु कहता है, तबीयत खराब हो जाने से दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा? पूछा क्या और क्या दे रही हो? नव्या उसे झूठे गुस्से से आंख दिखा, चुपचाप पहले बॉक्स खोलिए, फालतू बातें नहीं। और अभिमन्यु बॉक्स खोलता है। अभिमन्यु शॉक्ड हो जाता है। नव्या रॉक्स। अभिमन्यु जैसे ही बॉक्स खोलता है वो शॉक हो जाता है। उसमें छोटे बेबी की यूज करने का सामान भरा हुआ था जो उसकी समझ में नहीं आता। वो नव्या से इशारे में पूछता है कि क्या मतलब है इन सब का। नव्या उसे बॉक्स की ओर इशारा कर देती है। अभिमन्यु अब बॉक्स को बेड पे पलट देता है। उसमें प्रेगनेंसी किट निकलती है जिसमें 2 लाइन शो हो रही थी, जिसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। अभिमन्यु समझते ही जल्दी से नव्या की ओर देखता है जो मुस्कुराते हुए मुंह छुपा रही थी। अभिमन्यु उसे गोद में उठा गोल गोल घूमता है, फिर नीचे उतार कर नव्या के माथे को चूम के कहता है, मुझे नहीं पता कि इस बेबी के बाद हमारा रिश्ता क्या मोड़ लेगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा दिल नाचने को कर रहा है। नव्या कहती है, हमारी बेबी के आने के बाद देखना हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और नाचने का मन है तो नाच लीजिए। अभिमन्यु म्यूजिक ऑन कर नव्या के साथ डांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सोचकर कि नव्या थक गई होगी, म्यूजिक बंद कर उसे रेस्ट करने का बोल कमरे से निकल जाता है और नव्या मुस्कुराकर आराम से आंख बंद करके सो जाती है। अभिमन्यु सबसे अपनी खुशी शेयर करना चाहता था, लेकिन कोई उसे घर में नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र किचन में काम करती आई पे पड़ती है। वो उनके पास पहुंच उन्हें भी खुशी से घुमाते हुए बोलता है, आई, आपको पता है मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई अभिमन्यु की बलियाँ ले, मेरे बच्चे की खुशी ऐसे ही बनी रहे, मुझे पता है। अभिमन्यु कहता है, सब लोग कहाँ चले गए? आई कहती हैं, बिटुआ अभी तुम्हारे आने के बाद ही गए हैं। बहू रानी ने हमें नव्या बिटिया के लिए दलिया बनाने का बोल खुद मंदिर पंडित जी से बात करने गई। वो कल नव्या बिटिया के स्वास्थ्य के लिए पूजा रख रही हैं और बड़े साहब गरीबों में दान देने के लिए सामान लेने खुद से गए हैं। अभिमन्यु सोच में पड़ जाता है कि वो तो अभी अपने माँ बाप से बात नहीं करता और उनका सुख दुख नहीं पूछता, लेकिन वो दोनों उसकी खुशी में इतने खुश हैं कि सब कुछ कर रहे हैं। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा उनके साथ। नाराज रह गए। उसके बाद अभिमन्यु सुशीला जी को फ़ोन कर खुशखबरी देता है। खुश तो होती पर दिखाती नहीं और फ़ोन काट देती हैं। अभिमन्यु को बुरा लगता है कि उसके लिए नव्या को अपना परिवार की नाराज़गी झेल रही है। अभिमन्यु को बुरा लगता है कि उसके लिए नव्या अपने परिवार की नाराज़गी झेल रही है। अगले दिन घर में सुबह से पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है और सुनैना जी और राघवेंद्र जी भाग भाग कर सारा काम स्वयं कर रहे हैं। अभिमन्यु ये देख हैरान परेशान था। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई।
उसके बाद गरीबों को खाना खिलाया गया और उसके बाद जब सामान देने की बारी में राघवेंद्र जी ने अभिमन्यु और नव्या को बुलाकर कहा, तुम हमसे नाराज़ हो लेकिन दिल से खुशी के साथ ये दान करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन गरीबों की दुआएं तुम दोनों के साथ साथ हमारे पोते या पोती को भी मिले और तुम दोनों की खुशी बनी रहे। अभिमन्यु आज निःशब्द हो गया। वो चुपचाप नव्या के साथ गरीबों में सामान बांटता है। सब काम खत्म होने के बाद नव्या जब कमरे में आती है तो अभिमन्यु को दुखी सा बैठे देख उसके पास बैठ के पूछती है, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? अभिमन्यु नम आवाज़ में कहता है, नव्या, आज अपने माता पिता और सौतेली माँ को अपनी खुशी में सब काम करते देख ऐसा लग रहा कि कहीं मैं गलत तो नहीं जो उन दोनों को गलत समझ बैठा हूँ। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी है। नव्या समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। नव्या कहती है, अभिमन्यु, माँ बाप ऐसे ही होते हैं जिनसे बच्चे नाराज़ हो जाएं, लेकिन वो कभी नाराज़ नहीं होते। और अभिमन्यु, आपके माँ पापा की शादी असफल रही क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के प्रति आकर्षण को प्यार समझ लिया, जो शारीरिक संबंध के बाद खत्म हो गया। फिर झगड़े हुए और फिर तलाक। इन सब में आपका बचपन पिस गया। अभिमन्यु नम आँखों से नव्या को देखता है। वो आगे कहती है, आपकी माँ को अपने सपने पूरे करने थे जिन्हें आप उनके सपनों को पूरा करने में रुकावट लगी और वो आपको छोड़ गई। पापा जी ने आपको संभालने की कोशिश की, लेकिन आपने माँ पापा की शादी टूटने का रीज़न खुद को मान उनसे दूरी बना ली। माँ पापा के झगड़े देखते हुए आपको जो तकलीफ़ और अकेलापन मिला, उसने आपको शादी जैसे पवित्र बंधन बेकार लगने लगे। फिर पापा जी को दोबारा प्यार हुआ सुनैना माँ से, लेकिन इस बार वो आकर्षण नहीं बल्कि सच्चा प्यार था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के पसंद नापसंद को समझते हुए साथ निभाया और आज तक साथ हैं। आपको पता है पापा ने सुनैना माँ को ही क्यों चुना? आपके लिए, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन ममता की मूर्ति हैं जिन्हें आपने कभी माँ की नज़र से नहीं देखा। नहीं जाइए अपने माँ पापा के पास और उनके गले लग अपनी बेचैनी दूर करिए। अभिमन्यु आंसू पोंछ, और तुम्हारे माँ पापा? नव्या कहती है, आपको क्या लगता है मेरे पापा मुझसे नाराज़ हैं? नहीं, वो बस मेरी एक सॉरी कहने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं जब तक आपसे शादी नहीं कर लेती तब तक उन्हें नाराज़ ही रहने दीजिए। अब जाइए और मुझे पानी दे दीजिए, इतना प्रवचन देकर थक गई मैं। अभिमन्यु पानी पिला उसके गाल पे किस कर नीचे भाग जाता है। नव्या जैसे ही उठती है उसका सिर चकरा जाता है और सिर में दर्द होता है, जिसे वो थकान की वजह से समझ अनदेखा कर देती है और कपड़े बदल कर आराम करती है। अभिमन्यु नीचे आता है और हॉल में सुनैना जी और राघवेंद्र जी बात कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु की हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। तभी सुनैना जी अभिमन्यु को देखती हैं और उसके पास से आकर पूछती हैं, कुछ चाहिए? नव्या ठीक तो है? अभिमन्यु आज पहली बार सुनैना जी के चेहरे को ध्यान से देखता है और मन में बोलता है, तुम सही कहती हो नव्या, ये सच में ममता की मूर्ति हैं जिन्हें मैंने कभी समझा नहीं। कितना प्यार है इनके चेहरे पर जो मैंने कभी अपनी माँ के चेहरे पर नहीं देखा। सुनैना जी परेशान सी अभिमन्यु से पूछ रही थी और वो पहली बार माँ स्वरूप देख रहा था। अचानक अभिमन्यु सुनैना जी के पैरों को पकड़कर रोने लगा और सुनैना डरी सी, सुनिए जी, देखिए अभिमन्यु को क्या हुआ, ये रो रहा है। क्या हुआ बेटा? नव्या ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। वो ठीक है माँ। अभिमन्यु के मुंह से माँ सुन सुनैना जी रो पड़ी और राघवेंद्र जी उनके पास आ गए। सुनैना जी रोते हुए, क्या कह रहा बेटा, फिर से कहना। अभिमन्यु कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, जिसने कभी बेटा नहीं समझा उसकी नफ़रत आपको देता रहा, आपकी आंखों में इतना प्यार ना देख सका। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। आज नव्या के समझाने पर मेरी आंखों से धूल हटी है और आपका प्यार समझ आया। राघवेंद्र जी ने अभिमन्यु को उठा अपने गले लगा लेते हैं। उसकी आंखों से
उनका इंतज़ार आंसू की धार बन बह रहा था। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं पापा, आज तक आपका दिल दुखाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। राघवेंद्र जी कहते हैं तुमने अपनी सारी गलतियों के बदले एक अच्छा काम कर, यानी हमारी नब्या को अपना बनाकर सब ठीक कर दिया है। क्या किसी ने मुझे याद किया? नब्या नीचे आते हुए बोलती है। सुनैना जी ने उसे भी अपने सीने से लगा कर कहती है, बेटा थैंक यू हमारे बेटे को वापस अपने घर लाने के लिए और इतनी सारी खुशियाँ देने को। अरे बस अब कोई दुखी नहीं होगा। मेरा मन आइसक्रीम खाने का है, इसीलिए आई थी। नब्या गाल फुला बोलती है। सुनैना जी आई से आइसक्रीम लाने का बोलती हैं, जो फ्रिज में रखी थी। फिर आई सबके लिए आइसक्रीम लाती हैं और नब्या आई को भी एक कटोरी पकड़ाते हुए, आप भी खाइए ना आई। आई प्यार से उसके सिर पे हाथ रख, भगवान तुम सब की खुशी बनाए रखे मेरे बच्चों। सब खुशी से आइसक्रीम खाते हुए बातचीत करते हैं, लेकिन नब्या को फिर से सिर दर्द होने लगता है, जो सहना मुश्किल था। लेकिन सबको खुश देख वो किसी से कुछ नहीं कहती। रात में सोते समय अभिमन्यु नब्या से शादी करने की बात करता है तो वो कह देती है, तब शादी करेंगे जब आपको हमारे रिश्ते की मजबूती का एहसास हो जाएगा। अभी आपको शादी का मतलब पता चला है। अब अगली कड़ी मतलब बच्चों के होने से शादी टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत डोर से बंध जाती है। क्योंकि जो कल तक पति पत्नी थे, आज वो माँ पिता भी बन जाते हैं। अभिमन्यु उसे सीने से लगा। जैसी मर्जी तुम्हें, जैसी तुम्हारी मर्जी कहकर सो जाता है। सब ठीक चल रहा था, सिवाय नब्या के सिर में। वो अपनी डॉक्टर से मिलती है, जो उसे बताती हैं कि बेबी ठीक है और प्रेगनेंसी में सिर दर्द होता है, लेकिन इतना नहीं कि सहा ना जाए। अगर तुमको अपना मन शांत करना है तो मैं तुम्हें न्यूरो स्पेशलिस्ट का पता देती हूँ। दोस्त है मेरी, मिल लेना उससे। नब्या पता लेकर उस डॉक्टर से मिलती है, जो उसका टेस्ट कहती है। 1-2 दिन में आकर रिपोर्ट लेने को कहती है। नब्या घर पहुंचकर किसी से कुछ नहीं कहती, पर अब उसका मन घबराने लगा था। 2 दिन बाद रिपोर्ट लेकर घर आ जाती है नब्या और फिर अपनी दुनिया में खो जाती हैं, जहाँ सुनैना जी और राघवेंद्र जी के बीच जंग चलती है कि नब्या किसकी पसंद का खाएगी। जहाँ अभिमन्यु रोज़ नब्या के पेट के पास आकर बच्चे से ढेरों बातें करता, बच्चे की हलचल महसूस करता। सब उसका ख्याल रखते और बहुत प्यार करते कि आंखें भर आती। आज फाइनली 9 महीने गुजर गए और अभिमन्यु और नब्या की ज़िंदगी में कदम रखी है उनकी नन्ही परी ने, जिसके आने से सब बहुत खुश हैं। हॉस्पिटल में नब्या को होश आता है। अभिमन्यु जो उसके बगल में बैठा है और पूछता है, कैसी है मेरी शेरनी? नब्या धीरे से कहती है, ठीक हूँ। अभी हमारा बेबी, पता है मेरी शेरनी ने अपनी जैसी ही छोटी शेरनी को पैदा किया है, जो अभी आती होगी। अभिमन्यु कहता है। तभी सुनैना जी बच्ची को लिए आती हैं, जिसके साथ राघवेंद्र जी भी थे। देखो नब्या, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी मासूमियत लिए हैं, बाकी पूरा चेहरा अभिमन्यु जैसा है, कहकर उसे नब्या के बगल में रखती हैं। नब्या उसके चेहरे पे हाथ फेरती है तो वो रोने लगती है। तो अभिमन्यु उससे बोलता है कि छोटी सेनी रोते नहीं, देखो आपकी मम्मा कभी नहीं रोती। और डरते हुए उसे गोदी में लेता है तो उसकी आँखों से एक आंसू बह जाता है। तो नब्या बोलती है, तुम रो रहे हो? सुनैना जी कहती हैं, ये एक बेटी का पिता बनने की खुशी है नब्या, जो अपने आप बाहर आ जाती हैं। राघवेंद्र जी नब्या और बेबी के ऊपर से पैसे न्यौछावर कर नर्स को देते हैं और नब्या से कहते हैं, धन्यवाद बेटा जी, आपका मेरा परिवार भरा पूरा करने के लिए। फिर हॉस्पिटल के सभी बिल पे कर और डॉक्टर से छुट्टी ले अपनी नन्ही परी को घर ले आते हैं। आरती उतार सुनैना जी अपनी दोनों लक्ष्मी को अंदर लाती हैं। अब घर में सभी बस बेबी के पीछे लगे रहते हैं। अभिमन्यु और नब्या ने अपनी छोटी शेरनी का नाम अभिव्या रखा, जो दोनों के नामों को मिलाकर बना था। अब नब्या ने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु के पूछने पर कहा कि वो अभिव्या के बारे में लिख रही है। बस अभिमन्यु अपने छोटे से परिवार को बहुत प्यार से संभाल रहा था
और समझ गया कि बच्चे कभी शादी टूटने का कारण नहीं होते, वो बस प्यार बढ़ाते हैं, जैसा उसकी अभिव्या ने बढ़ाया है। अब अभिमन्यु नव्या को और भी प्यार करता था, और उससे ज़्यादा अभिव्या से, जिसके साथ वो पूरा दिन खेलता। सबकी दुनिया अभिव्या बन गई थी। सिंघानिया हाउस। 6 महीने बाद आज घर में शांति फैली हुई है। बहुत से लोग जमा हैं, और सुनैना जी एक और शांत सी बैठी हैं। उनकी गोद में अभिमन्यु सिर रखे लेटा है, जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं है। तभी आई सुनैना जी के पास आती हैं, जिनकी गोद में 6 महीने की अभिव्या, अभिमन्यु और नव्या की बेटी, बस रोए जा रही है। आई बहू रानी, देखिए ना, लाडू चुप ही नहीं हो रही। खाना भी खिला दिया है। सुनैना जी अभिव्या को गोद में लेती हैं, उसे सीने से लगा रोते हुए कहती हैं, आई कैसे बताऊं इसको, जिसके लिए ये रो रही है वो तो हम सबको छोड़ कर चली गई है। आई देखो ना, आपकी बिटिया मेरे बेटे के साथ साथ अपनी बेटी भी मेरी गोद में छोड़ गई। कैसे संभालूंगी इस उम्र में दोनों को। आई उन्हें चुप कराते हुए, संभालो बहू रानी, बिटवा को ले चलो। औरतें श्रृंगार के लिए बोल रही हैं। सुनैना जी अभिव्या को आई को देते हुए, अभिमन्यु उठ बेटा, उसका प्यार निभाने का समय आ गया है, उसे अच्छे से विदा कर दे। अभिमन्यु उठता है और ढाल से चल देता है। एक और आदमी खड़े हैं और एक और महिलाएं बैठी हैं। उनके बीच में लाल साड़ी पहने, अच्छे से चोटी बना नव्या ज़मीन पर लेटी है। पर जो नव्या कभी चुप नहीं रहती, आज वो एकदम शांत है, बिना किसी हरकत के, बस चेहरे पे मुस्कान है। और उसके सामने नव्या की फ़ोटो रखी है, जिसमें वो हंस रही है, जिस पर फूल माला चढ़ी है। अभिमन्यु उसके पास बैठ के कहता है, उसी दिन बोला था शादी कर लो, पर तुमने मना किया। ऐसे शादी करनी थी तुम्हें। ऐसे नहीं, उठो ना यार, हमें तुम्हारे साथ अच्छे से शादी करनी है और ज़िंदगी भर साथ रहना है। फिर महिलाओं के कहने पर वो नव्या को चूड़ियाँ पहनाता है, उससे पूछता है, ये अच्छी है ना। फिर उसे बिंदी लगा और फिर उसकी मांग में सिंदूर बहता है। फिर उसे मंगलसूत्र पहनाकर पूरा श्रृंगार करके कहता है, देखो अब मैंने तुमको हर जन्म के लिए अपना बना लिया है, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगी ना। फिर उसके चेहरे को हाथों में भर, तुम ना ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मेरी सेनी। पूरी शादी में चुप, ऐसे कौन दुल्हन रहती है। और रोने लगता है तो राघवेंद्र जी से उठा, चुप करा बेटा, चलो समय हो गया है नव्या की अंतिम विदाई का। नव्या के शरीर को ले जाने लगते हैं। तभी मोहन जी, सुशीला जी रोते हुए आते हैं और कहते हैं, नव्या हमसे इतनी नाराज़ हो गई बेटा कि मिली भी नहीं, हमें छोड़ कर चली जा रही है। और देख, मैं आ गया तेरी शादी में बेटा, समझ गया कि बेटी बहुत ख़ास होती है। नव्या का दाह संस्कार कर अभिमन्यु टूट गया और शमशान में ही बैठ रोने लगा। राघवेंद्र जी उसे सहारा दे घर लाते हैं और घर आते स्नान कर अभिमन्यु अभिव्या को गोद में ले खिलाने लगता है। फिर उसे खिला पिला कर सुला देता है और उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम जाता है जब अभिमन्यु और नव्या शादी करने के लिए तैयार हो रहे थे। कितनी खुश थी नव्या। अचानक नव्या को सिर में बहुत दर्द होने लगा, जिसे वो सह नहीं पा रही थी। उसको छटपटाते देख किसी को कुछ समझ ना आया। जल्दी से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ कुछ देर में ही डॉक्टर ने वो कहा जो अभिमन्यु कभी सपने में भी नहीं सुनना चाहता था, सॉरी, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। और उससे बड़ा झटका अभिमन्यु को तब लगा जब उसे पता चला कि नव्या को ब्रेन कैंसर था। और फिर नव्या की डायरी पढ़ने लगता है। उस पल में अभिमन्यु की ज़िंदगी बिखर गई। अभिमन्यु, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ही आपको ये नहीं बता सकते कि हम आपको छोड़ कर जाने वाले हैं। मुझे पता है आप खुद को संभाल लोगे। प्रेगनेंसी के समय से ही मेरे सिर में दर्द होने लगा था, जो दिन पर दिन बढ़ रहा था।
मुझे प्रेगनेंसी में होने वाली उल्टियों से ज़्यादा उल्टी होती और हर वक्त लगता जैसे मेरा सिर फट जाएगा, लेकिन आपकी खुशी कम नहीं करनी थी आपको टेंशन देकर। इसीलिए आप सबसे छुपा कर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने टेस्ट कराए और जब रिपोर्ट आई तो मुझे झटका सा लगा, लेकिन आपकी सेहनी उस झटके को झेल गई। रिपोर्ट में लिखा था कि मुझे ब्रेन कैंसर है जो अपने लास्ट स्टेज पर है। मेरे पास कुछ महीने थे बस, और वो कुछ महीने मैं आपके साथ, माँ पापा के साथ खुशी से बिताना चाहती थी। इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया, वरना आप मेरी चिंता में रहते और मुझे वो खुशहाल पल ना दे पाते, और शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे जिनके फलस्वरूप मेरे शिव जी ने मुझे मेरी बेटी के साथ 6 महीने का समय दिया, जिससे मैं एक माँ होने का एहसास भी कर पाई। अभिमन्यु, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं इन कुछ सालों में पूरी ज़िंदगी जी ली मैंने। बस इतना कहना है प्लीज़ हमसे, सॉरी, इतना कहना है प्लीज़ हमसे मुझे हंसकर याद करना, सॉरी, इतना कहना है प्लीज़ हमेशा मुझे हंसकर याद करना और हमारी अभिव्या को मेरे जैसी शेरनी बनाना। और हाँ, मैं यहाँ शिव जी को मना लूँगी कि हर जन्म वो मुझे आपकी बनाएं, लेकिन पत्नी। और हाँ, मुझे आपकी सुहागन बनकर विदा करना। अभिमन्यु, ये नव्या आपकी रहेगी और मैं तुम्हारा रहूँगा हर जन्म। नव्या, तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी सिवाय अभिव्या के, और वादा है मैं जल्दी ही अभिव्या को शेरनी बना तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और हाँ, हमारी अभिव्या मुझे ज़रा भी तंग नहीं करती, बस नव्या से बातें कर वहीं ज़मीन पे सो जाता है। ज़रूरी नहीं जब प्यार बुढ़ापे तक साथ दे तभी सच्चा कहा जाए। कुछ लोगों का प्यार कुछ सालों में ही पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं। कई लोगों को हो सकता है कि कहानी का अंत पसंद नहीं आए। बस इतना कहूँगी, हर कहानी का अंत सुखद हो ज़रूरी नहीं, कुछ का अंत भले ही दुखद हो, पर वो एक सच्ची प्रेम कहानी कहलाती है। नव्या सिर्फ सिंघानिया परिवार में खुशियाँ देने आई थी और अभिमन्यु को प्यार से शादी तक का महत्व बताने। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको अभिमन्यु और उसकी शेरनी की प्रेम कहानी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना।